हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैवेल्स इंडिया के बारे में। एंड दिस कंपनी इज वन ऑफ द लीडिंग एफएमईजी कंपनी इन इंडिया। अभी एफएमईजी क्या होता है? एफएमईजी मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो कि हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, जैसे कि केबल्स, वायर्स, एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं एफएमईजी में। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। विल टॉक अबाउट द फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ द कंपनी और काफ़ी सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सो ऑल यू नीड टू डू इज सब्सक्राइब करना है चैनल को एंड क्लिक दैट बेल आइकन। और ये वीडियो इस साल की आखिरी वीडियो होने वाली है, तो अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरी एनालिसिस पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम कंपनी का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, दिस कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमईजी कंपनी इन इंडिया। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पे कंपनी केबल्स, वायर्स, एलईडीज, लाइटनिंग, ये सब चीज़ें ऑफर करती है। इसके अलावा कंपनी के पास काफ़ी वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ऑफ अराउंड 1100 टाउन्स, 1.5 लाख रिटेलर्स और 9500 डायरेक्ट डीलर्स। इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली 2017 में लोरियट, जो कि एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, उससे एक्वायर किया था। और करेंटली कंपनी 5 ब्रांड्स को मैनेज करती है, जो कि हैं हैवेल्स, क्रैबट्री, ललोएड, स्टैंडर्ड और रियो। चलिए अब हम बात लेते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी के बिजनेसेस 5 एरियाज में डिवाइडेड हैं। पहली है केबल्स एंड वायर्स, और यहाँ से कंपनी को 32% रेवेन्यूज आते हैं। दूसरी है स्विच गियर्स, और यहाँ से कंपनी को 16% रेवेन्यूज आते हैं। तीसरी है इलेक्ट्रिक कंज्यूमर एंड ड्यूरेबल्स, और यहाँ से कंपनी को 23% रेवेन्यूज आते हैं। फोर्थ नंबर पे आ जाती है लाइटनिंग एंड फिक्चर्स, और यहाँ से कंपनी को 12% रेवेन्यूज आते हैं। और लास्ट है ललोएड कंज्यूमर, और यहाँ से कंपनी को 17% रेवेन्यूज आते हैं। अभी हम इन सेगमेंट्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केबल सेगमेंट के बारे में। तो इस सेगमेंट में कंपनी काफ़ी तरह की केबल्स ऑफर करती है, जैसे कि फ्लेक्सिबल केबल, पावर केबल, सीसीटीवी केबल्स। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कंपनी को यहाँ पे 32% के रेवेन्यूज आते हैं। पर यहाँ से हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से इस सेगमेंट है ये कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही। इसी के साथ साथ पिछले 2-3 सालों में इस सेगमेंट ने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए हैं, एंड दैट इज ड्यू टू द स्लो डिमांड जो कि आई थी रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से। रीसेंट क्वार्टर रिजल्ट्स की भी बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने ईयर ऑन ईयर -4.5% की ग्रोथ दिखाई है। पर यहाँ पे गवर्नमेंट जिस तरह से इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के अंदर फंड्स को इन्फ्यूज़ कर रही है और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रही है, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी B2B अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर रही हैं और न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाली हैं। दूसरी सेगमेंट है स्विच गियर सेगमेंट। तो इस सेगमेंट में कंपनी डोमेस्टिक स्विच गियर्स, इंडस्ट्रियल स्विच गियर्स ऑफर करती है, और यहाँ से कंपनी को 16% के रेवेन्यूज आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रीसेंट क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में, तो इस सेगमेंट ने ईयर ऑन ईयर 2% की ग्रोथ दिखाई है। यहाँ पे भी जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी इम्पैक्ट हुई है। उसके पीछे के रीजंस हैं स्लो रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल ग्रोथ। बट यहाँ पे हैवेल कंटिन्यूसली R&D में इन्वेस्ट करते आ रहा है ताकि वो न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सके, जैसे कि IoT, Alexa ऑपरेटेड स्विचेस, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सके। इसके अलावा अगर हम बात करें इस सेगमेंट से रेवेन्यूज़ के बारे में, तो 2020 में सेगमेंट से 1498 करोड़ के रेवेन्यूज़ दिखाए हैं, जो कि 2019 में थे 15,078 करोड़। तीसरी सेगमेंट है इलेक्ट्रिक कंज्यूमर्स एंड ड्यूरेबल्स। इस सेगमेंट में कंपनी फैंस, वाटर हीटर्स, वाटर प्योरीफायर्स और पर्सनल ग्रूमिंग के प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, और इस सेगमेंट से कंपनी को 23% के रेवेन्यूज आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रीसेंट क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में, तो इस सेगमेंट ने 18% की ग्रोथ दिखाई है। इस सेगमेंट में भी कंपनी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाने पर काफ़ी फोकस कर रही है। रिसेंटली इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन IoT और वॉइस एनेबल्ड फैन लॉन्च किए थे। इसके अलावा इन्होंने पूरी इंडस्ट्री में सबसे पहले 9 स्टेज फिल्ट्रेशन बेस्ड एयर प्योरीफायर लॉन्च किया था। इसके अलावा वाटर हीटर्स के मामले में कंपनी लीडिंग ब्रांड है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेगमेंटल रेवेन्यूज़ के बारे में, तो इस कंपनी ने 2020 में 2216 करोड़ के रेवेन्यूज़ दिखाए थे, जो कि 2019 में थे 2096 करोड़। फोर्थ कैटेगरी है लाइटनिंग एंड फिक्चर्स। तो इस सेगमेंट में कंपनी लाइटनिंग, स्ट्रीट लाइट्स, सोलर लाइट्स, LEDs ऑफर करती है, और यहाँ से कंपनी को 12% के रेवेन्यूज़ आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रीसेंट क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में, तो इस सेगमेंट ने ईयर ऑन ईयर 7% की ग्रोथ दिखाई है। कंपनी के अकॉर्डिंग उन्हें ये सेगमेंट लॉन्ग टर्म में सही दिखाई दे रही है। बट अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, सो ड्यू टू द प्राइस इरोजन
और लो प्राइस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी की वजह से यहाँ पे ग्रोथ सही नहीं चलती। और ये स्पेशली होता है B2B बिजनेस में। B2B मतलब जो बिजनेस टू बिजनेस होते हैं, जो ऑफिस स्पेस के लिए लाइटिंग यूज होती है, और B2C मतलब जो हम कस्टमर्स यूज करते हैं। बट B2C की बात करें तो वो काफ़ी स्टेबल चलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेगमेंटल रेवेन्यूज़ के बारे में, तो 2020 में कंपनी ने 1131 करोड़ के रेवेन्यूज दिखाए थे, जो कि 2019 में थे 1303 करोड़ के रेवेन्यू। अब बात लेते हैं फिफ्थ और लास्ट सेगमेंट के बारे में, जो कि है ललोएड कंज्यूमर्स। तो इस सेगमेंट में कंपनी एयर कंडीशनर्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन्स और इन्होंने एक और प्रोडक्ट रिसेंटली ऐड किया है जो कि है रेफ्रिजरेटर्स। तो ये सब चीज़ें इस सेगमेंट में कंपनी ऑफर करती है और इस सेगमेंट से कंपनी को 17% के रेवेन्यूज आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रीसेंट क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में, तो इस सेगमेंट ने 56% की ग्रोथ दिखाई है, विच इज़ लार्जेस्ट अमंग ऑल दी सेगमेंट्स। और ये ग्रोथ मेनली वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर से आई है। और कंपनी ने कहा है कि वो काफ़ी सारे न्यू प्रोडक्ट्स ललोएड ब्रांड के अंडर ही लॉन्च करेंगे, ताकि वो ललोएड के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का इफेक्टिवली फायदा उठा सकें। बट इस कैटेगरी ने भी काफ़ी चैलेंजेस फेस किए हैं, जैसे कि ये प्रोडक्ट कैटेगरीज के इंपोर्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे। बट ड्यू टू इंक्रीज इन कस्टम ड्यूटी और रुपए की वैल्यू गिरने पर जो कॉस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, और ड्यू टू दी कॉम्पिटिशन ये उस कॉस्ट को कस्टमर्स को पास नहीं कर पाए, और इनका इम्पैक्ट सीधा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ा। इसके अलावा LED कैटेगरी ने भी काफ़ी चैलेंजेस फेस किए थे जब फॉरेन ब्रांड्स ने प्रोडक्ट्स को चीप प्राइसेस पे मार्केट में फ्लोट किया था, और इसका इम्पैक्ट भी कंपनी की इस सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफिकल प्रेजेंस के बारे में और इंडस्ट्री आउटलुक के बारे में। तो कंपनी डोमेस्टिकली इस तरह से प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंस मेनली है अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में। बट कंपनी अभी R&D पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है ताकि वो रूरल एरियाज को भी कैप्चर कर सके। कुछ सालों पहले ये चीज़ करनी काफ़ी डिफिकल्ट थी, क्योंकि रूरल मार्केट में, रूरल एरियाज में जो इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस थी वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थी। बट हम रिसेंट टाइम में देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है और ये काफ़ी इंक्रीज होते आ रही है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट इस चीज़ को काफ़ी पुश कर रही है। तो जिस तरह से रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस बढ़ती जाएगी, उस तरह से मार्केट साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। पर कंपनी के अकॉर्डिंग अभी वो उन्हीं टाउन्स को टारगेट करेंगे जिनकी पॉपुलेशन 10,000 से 50,000 की है। इसके अलावा इंडस्ट्री नेचर में काफ़ी कॉम्पिटेटिव है, और ये जो कॉम्पिटिशन है ये बहुत ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज प्लेयर से है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। बट इससे पहले कि हम फाइनेंशियल्स को डिस्कस करें, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा ना, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जाके जल्दी से फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं यूट्यूब और इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो शुरुआत करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के साथ। तो शुरुआत करते हैं इस कंपनी की सेल्स के साथ। तो 2016 में जो कंपनी की सेल्स थी वो थी 7594 करोड़, 2017 में थी 6130 करोड़, 2018 में थी 8116 करोड़, 2019 में थी 10,073 करोड़, और इस ईयर 2020 में 9440 करोड़ हो चुकी है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो कंपनी की सेल्स हैं वो काफ़ी फ्लक्चुएट होती आई हैं। और यहाँ पे 2017 में जो डिप आया है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन। बट अगर हम बात करें ओवरऑल CAGR ग्रोथ के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी ने पिछले 5 साल में 2% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि इंक्रीज होकर पिछले 3 साल में 15% की हो चुकी है। बट अगर इससे हम इनके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें, तो कॉम्पिटिटर्स ने भी इसी तरह से ग्रोथ दिखाई है। बट अगर हम इसे इंडस्ट्री से कंपेयर करें, तो इंडस्ट्री ने पिछले 5 साल में 7% की ग्रोथ दिखाई है, और कंपनी ने 2% की ग्रोथ दिखाई है। मतलब कि यहाँ पे कंपनी ने इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अंडर परफॉर्म किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, तो 2016 में जो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स थे वो थे 1300 करोड़, 2017 में थे 495 करोड़, 2018 में थे 662 करोड़, 2019 में थे 788 करोड़, और इस ईयर 2020 में 735 करोड़ हो चुके हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2016 में कंपनी ने कुछ एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट्स दिखाए थे। उसके पीछे के रीजन से हैं, यहाँ पे 2016 में कंपनी ने अपनी एक सब्सिडरी को बेचा था जिसका नाम था हेवल्स माल्टा लिमिटेड। तो यहाँ पे कंसिडरेशन रिसीव्ड और प्रपोर्शन ऑफ नेट एसेट के डिफरेंस को एज अ एक्सेप्शनल आइटम ट्रीट किया गया था। उसे बाद में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्रेडिट कर दिया गया था, और यही रीज़न है कि यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बट अगर हम बात करें कंपनी की ओवरऑल CAGR ग्रोथ के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी ने पिछले 5 साल में 13.7% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि पिछले 3 साल में इंक्रीज होकर 13.8% हो चुकी है। बट अगर इससे हम कंपटीटर से कंपेयर करें, तो उनके कंपेयर में कंपनी ने बेटर परफॉर्म किया है।
बट अगर इसे हम इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो इंडस्ट्री ने पिछले 5 साल में 24% की ग्रोथ दिखाई है और कंपनी ने पिछले 5 साल में 13.7% की ग्रोथ दिखाई है। मतलब कि यहाँ पे भी कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के बारे में तो 2016 में जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स थे वो थे 10%, जो कि 2020 में इंक्रीज होकर 12% हो चुके हैं। पर यहाँ से हम देख सकते हैं कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी फ्लक्चुएट होते आए हैं और उसके पीछे के यहाँ पे 2 मेन रीजंस हैं। पहला रीज़न है इन्फ्लेशन रिलेटेड कॉस्ट और दूसरा रीज़न है इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन। तो ये 2 मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स या फिर जिसे हम ग्रोस मार्जिन्स भी कहते हैं वो इतने फ्लक्चुएट होते आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के डिविडेंड पे आउट के बारे में, डिविडेंड पे आउट मतलब कंपनी अपने नेट प्रॉफिट्स का कितने परसेंटेज ऑफ डिविडेंड पे कर रही है उसे हम कह देते हैं डिविडेंड पे आउट। तो 2016 में जो कंपनी का डिविडेंड पे आउट था वो था 29%, जो कि 2020 में 34% का रहा है। और यहाँ से हम देख सकते हैं 2018 को छोड़ के 2016 से लेकर 2020 तक कंपनी ने काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे किया है। अब चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। तो अगर हम बात करें कंपनी की बोरोइंग्स के बारे में तो यहाँ पे जो कंपनी की बोरोइंग्स हैं वो है 128 करोड़, जिसमें से 336 करोड़ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं और 737 करोड़ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं। बट अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी रेशो के बारे में तो यहाँ पे जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो है वो है 0.22% का, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। बट अगर हम इसे कंपटीटर से कंपेयर करें तो उनके कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के रिसीवेबल डेज के बारे में, रिसीवेबल डेज मतलब इस तरह के बिजनेस में क्या होता है कि पैसा साथ के साथ नहीं मिलता। अगर आपने सामान आज सप्लाई किया है तो उसकी पेमेंट थोड़े दिन बाद मिलती है और इन दिनों के गैप को हम रिसीवेबल डेज कहते हैं। और कंपनी के रिसीवेबल डेज जितने कम रहते हैं वो उतने अच्छे रहते हैं, क्योंकि कंपनी अगर अपने पैसे को जितनी जल्दी कलेक्ट कर पाती है उतना कंपनी के लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ पे 2016 में जो कंपनी के रिसीवेबल डेज थे वो थे 11 डेज, जो कि 2020 में डिक्रीज होकर 9 डेज हो चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के बारे में, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कंपनी अपनी इन्वेंट्रीज को कितने टाइम्स टर्नओवर कर पा रही है, इसे हम कह देते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो 2016 में जो कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो था वो था 4 टाइम्स, जो कि 2020 में डिक्लाइन होकर 3 टाइम्स हो चुका है। बट अगर इससे हम कंपटीटर से कंपेयर करें तो उनका भी जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है वो डिक्लाइन हुआ है। तो ये जो डिक्लाइन है ये ओवरऑल डिक्लाइन है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की करंट रेशो के बारे में, करंट रेशो यहाँ पे हमें कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में बताती है। तो कंपनी की 2016 में जो करंट रेशो थी वो थी 2.35%, जो कि 2020 में डिक्रीज होकर 1.50 हो चुकी है। और यहाँ से हम देखते आ रहे हैं कि कंपनी का जो करंट रेशो है वो काफ़ी फ्लक्चुएट होते आया है। बट अगर इसे हम सेक्टर से कंपेयर करें तो ओवरऑल सेक्टर ने भी इसी तरह से परफॉर्म किया है, तो ये भी एक ओवरऑल डिक्लाइन है। इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के आरओई के बारे में, आरओई मतलब रिटर्न्स ऑन इक्विटी। कंपनी अपनी शेयर होल्डर्स की इक्विटी पर, उनकी इन्वेस्टमेंट्स पर कितने रिटर्न्स लेकर आ रही है, इसे हम कह देते हैं आरओई। तो यहाँ पे कंपनी का जो पिछले 5 साल का आरओई है वो है 19%, जो कि पिछले 3 साल में डिक्रीज होकर 18% हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के आरओसी के बारे में, आरओसी मतलब रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे हमने जो बिजनेस में कैपिटल लगाया है उस पर हमें कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, इसे हम कह देते हैं रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे कंपनी का पिछले 5 साल का जो आरओसी है वो 25.8%, जो कि पिछले 3 साल में 25.6% हो चुका है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में। तो हैवेल्स की शुरुआत हुई थी 1983 में और इसे शुरू किया था मिस्टर कीमत राय गुप्ता ने। बट उनकी डेथ के बाद उनके बेटे मिस्टर अनिल राय गुप्ता को नवंबर 2014 में इस कंपनी का चेयरमैन और एमडी बना दिया गया और ये इस कंपनी को अभी भी चला रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग के बारे में तो यहाँ पे जो कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग है वो है 59.50% और जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो अगर हम बात करें एफआईआईज के बारे में तो एफआईआईज की सितंबर 20 क्वार्टर में जो इनकी शेयर होल्डिंग थी वो थी 22.22%, जो कि सितंबर 19 के क्वार्टर में थी 26.29%। तो यहाँ पे हमें डिक्रीज दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें डीआईआईज के बारे में, डीआईआईज मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो सितंबर 20 के क्वार्टर में जो इनकी शेयर होल्डिंग थी
वो थी 9.86%, जो कि सितंबर 20 के क्वार्टर में थी 5.82%, तो यहाँ पे हमें इंक्रीज दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें गवर्नमेंट के बारे में, तो गवर्नमेंट की सितंबर 20 के क्वार्टर में जो शेयर होल्डिंग थी वो थी 0.23%, जो कि सेम सितंबर 19 के क्वार्टर में थी 0.13%, तो यहाँ पे भी हमें इंक्रीज दिखाई दिया है। चलिए अब हम वीडियो को समराइज कर लेते हैं। तो हैवेल्स इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रिक कंपनी इन इंडिया, और इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा डिवर्सिफाइड है। इसके अलावा अगर हम सेगमेंट वाइज रीजन कोड और रिजल्ट्स की बात करें, तो केवल केबल सेगमेंट को छोड़कर सभी सेगमेंट्स ने ग्रोथ दिखाई है। तो इस चीज़ को ट्रैक करना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी सेगमेंट वाइज किस तरह से परफॉर्म कर रही है, कंपनी की डिफरेंट सेगमेंट्स किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं। उसके बाद ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें, तो कंपनी अब यहाँ पे रूरल एरियाज को भी टारगेट कर रही है। तो इस चीज़ को भी ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रूरल एरियाज में सिचुएशन क्या चल रही है, वहाँ पे साइज किस तरह से चल रहा है, और उसके लिए कंपनी के अपडेट्स क्या हैं, कंपनी के स्टेप्स क्या हैं। इसके अलावा कंपटीशन की बात करें तो इस चीज़ को भी ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट सेगमेंट्स में कंपटीशन का स्टेटस क्या है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ डिसेंट रेट से चल रही है, तो इस चीज़ को भी ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी की सेल्स यहाँ से इंप्रूव होती है या फिर नहीं होती हैं, और ये अपने कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग किस तरह से चल रही है। उसके अलावा प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो इस चीज़ को भी ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स क्या इंप्रूव हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। और आखिर में हमें इन्वेंट्रीज को भी देखते रहना चाहिए कि कंपनी की जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो किस तरह से चल रही है। तो ये थी पूरी एनालिसिस कंपनी के ऊपर, और जैसे कि मैं आपको हमेशा से बताता हूँ, ये किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे आपको हमेशा फोकस एनालिसिस पे करना चाहिए ताकि आप भी कंपनी को रेगुलरली ट्रैक कर सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।